नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप डी व्लॉग्स 2.0 पे। तो दोस्तों, जैसा कि छठ पर्व खत्म हो चुका है और अब पर्व त्यौहार जितना भी हो चुका है सब खत्म हो गया, दिवाली भी खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया। अब आप लोग पढ़ाई के मूड में आ जाइए, अब पढ़ाई करिए क्योंकि 16 तारीख से जीडी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आज 12 तारीख हो चुका है, मतलब 4 दिन बाद जीडी का एग्जाम स्टार्ट है। और जैसे ही जीडी का एग्जाम स्टार्ट होगा, मुझे इतना लगता है कि आरआरबी ग्रुप डी यानी जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद सेंटर सभी खाली हो जाएंगे। तो आप लोग रेगुलर रहिए, क्योंकि जीडी का एग्जाम जैसे ही होगा उसके बाद आपको डेट हो सकता है कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम का डेट आ जाए, तो आप लोग रेगुलर रहिए। तो मैं भी रेगुलर आ चुका हूँ, अब से जो क्लास होगी रेगुलर रहेगी, अब क्लास में लेट नहीं होगा। वो छठ त्यौहार लेके थोड़ा लेट हो गया था। तो आज का क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ पहला, वो कल का होमवर्क का क्वेश्चन होगा। सॉरी, कल का नहीं, मतलब इससे पहले जो वीडियो आई थी उसका क्वेश्चन होगा। तो होमवर्क क्वेश्चन जो था वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है होमवर्क का, उसमें आपसे बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपये है। मतलब एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपये है। उसने एक वस्तु को 10% लाभ कमाया और दूसरी वस्तु पे 5% का लाभ कमाया। तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या होगा? देखिए, इसके क्वेश्चन के 2 तरीके होंगे। एक तरीका जो सब लोग करते हैं, एक तरीका जो कुछ स्पेशल आदमी करते हैं। मैं आपको दोनों तरीका कराता हूँ, आपको कौन सा करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या होगा कि एक वस्तु जैसे 3000, 2 वस्तु 3000 रुपये की है, ठीक है। ये वस्तु भी 3000 की है और दूसरी वस्तु मैं इधर लिख देता हूँ, यह भी 3000 की है। उसने बोला पहली वस्तु को 10% लाभ पे, यानी इसमें 10% लाभ पे बेचा, मतलब उसने इस पे 300 रुपये का लाभ कमाया, ठीक है। दूसरी वस्तु पर उसने 5% लाभ कमाया, मतलब 3000 का 5% यानी कि 150 रुपये लाभ कमाया है। ये सब लोग करेंगे। अब इसका तरीका क्या होगा? तो 300 प्लस 150 यानी कि टोटल लाभ कितना हुआ? 450 रुपये का टोटल लाभ कमाया उसने। कितने रुपए पे? तो 3000 6000 रुपये पे 6000 रुपये कमाया इसने, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे हम। ये हमारा आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे से कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से ये 0 कटा। इसको जब हम भाग देते हैं तो 3 से कितना आएगा? 15/2 आएगा। और इसका सही आंसर कितना आएगा? 7.5 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या हम इतना एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास है? इतना एग्जाम में तो इतना टाइम रहेगा नहीं हमारे पास कि 3000 का 300 निकालें, फिर 150 निकालें, फिर 450 करें। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, समझ लीजिए। सबसे आसान तरीका क्या है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। इसका मतलब एक वस्तु को 10% में बेचा गया है, एक वस्तु को 5% में बेचा गया है। ये कम ही व्यक्ति इस तरीके को लगाते हैं और उनका क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। मतलब 10% के लाभ पे 5% के लाभ पर, मतलब सीधे आपको बोला है कि औसत निकाल दीजिए। सीधे क्या करना है हमें? 10 + 5/2 कर देंगे, आपका सीधे आंसर 7.5% आ जाएगा। देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको इतना लंबा तरीके करने से अच्छा कि आप सेकंड ऑप्शन पे जाइए, सेकंड तरीके पे जाइए। आप फर्स्ट तरीके को ऑप्शन मत मानिए, ठीक है। फर्स्ट तरीके को आप लोग मत करिए, सेकंड तरीके पे आप जाइए, आपका जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि एग्जाम में कम समय रहता है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कौन से ऑप्शन में 7.5% है? आपका ऑप्शन नंबर ए में 7.5% है। आप लोग इस तरीके को ज़्यादा प्रेफर करिए। एक तरीका बहुत अच्छा है, 10 + 5, मतलब आपको सीधे औसत निकालना है तो 10 + 5/2 7.5 आ जाएगा। कई लोग जिनको ये तरीका समझना है, ये तरीका कर लीजिए, आपके ऊपर है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें बोला गया है, वैसे ही अलजेब्रा क्वेश्चन है, इसमें बहुत आसान तरीका है। देखिए 1 - 1/4, ठीक है, 1 - 2/4, ठीक है। यहाँ से करते करते ले गया है कहाँ तक? यहाँ से ले गया है 1 - 5/4 और 1 - 6/4। हाँ बिल्कुल, 6 - 4 भी है। देखिए, अब कई लोग क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे, हर एक टर्म को ये भी सॉल्व करेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे। इसके आगे क्या आएगा? इसके बाद आएगा 1 - 3/4 अभी आएगा और इसके बाद 1 - 4/4 भी आएगा। कई लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, लाइन से सबको सॉल्व करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर करेंगे। इससे अच्छा आप लोग क्या करिए, आपने ये तो आपको पता होगा कि मतलब इसे बढ़ रहा है, 1 से 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5, फिर 6 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसके बीच ये संख्या भी तो आ रही है। आप इस पे गौर करिए, उस सब को छोड़ दीजिए, इस पे गौर करिए कि यहाँ पर 1 - 4/4 भी तो आ रहा है। अगर 1 - 4/4 में क्या मतलब हुआ कि 1 में 4/4 कट जाएगा, यानी 1 - 1 बराबर क्या बनेगा? आपके पास 0 बनेगा। यानी कि अब देखिए, बीच इतनी लंबी टर्म में एक संख्या ऐसा आ रहा है जिसका आंसर 0 आ रहा है। मतलब अब कोई भी संख्या हुई, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई होती है आंसर 0 ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए पूरा आप लोग खोलिए और पूरा सॉल्व मत करिए। अब कई लोग क्या करेंगे, 1 - 1/4 करेंगे, फिर 3/4 लिखेंगे, फिर वैसे ही करेंगे 1/2 लिखेंगे। ऐसे करते करते आंसर निकालेंगे और अंत में जब उनको पता है 0 आएगा, फिर 0 करेंगे। इससे अच्छा आप पहले देख लीजिए, सीधे डायरेक्ट आंसर 0 लिख दीजिए। तो इसका आंसर बी होगा। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है कि यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार किया जाता है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा ज्ञात करना है। आपको बोला है कि 140 ग्राम
पित्तल से लगाया गया है। मैं पित्तल को पी से डिनोट कर रहा हूँ। पित्तल से तांबे को मिलाकर क्या तैयार किया गया है, मिश्र धातु तैयार किया गया है। और पित्तल और तांबा का रेशियो आपको क्या दिया हुआ है, 4:3। आपको बोला है कि पित्तल का अनुपात जब 140 है तो तांबे का मतलब ग्राम निकालना है आपको। देखिए कैसे करेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, पित्तल और तांबे का रेशियो 4:3 दिया हुआ है, ठीक है। और पित्तल दिया हुआ आपको 140 ग्राम, यानी कि 4:140 ग्राम के बराबर दिया हुआ है, यानी कि 4 रेशो जो है आपको 140 ग्राम के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला है कि तांबा निकालना है, तांबा यानी कि 3 रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से करिए, 1 रेशो आपका 140/4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आपको निकालना है तांबा यानी कि 3 रेशो का मतलब क्या हुआ, 140/4 गुना 3, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ से कटेगा आपका कितना आएगा, 35 आएगा। यहाँ से कटने में 35 आएगा और 35 गुना 3 कितना होता है, 105। यानी कि जो आपको तांबा की मात्रा आई वो कितनी आई, 105 ग्राम, ठीक है। यानी कि कॉपर जो आके आ गया 305 ग्राम आ गया, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। मैं आप मोबाइल से देख के बता रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ शो ही रहा होगा 105 ग्राम। समझ लीजिए दोबारा से कि पित्तल तांबा का रेशो 4:3 है, 4:140 के बराबर है, तो आपको निकालना 3 रेशो। सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन आपका हो गया। तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि बहुपद, आपको एक बहुपद दिया है, इसमें बोला है कि जीरोज यानी कि शून्यों का योग उसके गुणनफल के 1/4 के बराबर है। तो आपको पी का मान ज्ञात करना है। पहले मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कि आपका बहुपद क्या है। तो आपको दिया हुआ है 5x² + 5p-1, ठीक है, x - 2p + 5, आपको ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। आपसे बोला है इसके शून्यों का योग और गुणनफल के। देखिए शून्य का योग क्या होता है, मतलब पहला जो आपके पास होता है शून्य वो होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, मानते हैं इसको, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, तो -b/a होता है, मतलब b वाली टर्म बट्टा a, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आएगा, -p-1 बट्टा में 5, ये बराबर है हमारा अल्फा प्लस बीटा। और मूल्यों का शून्य का गुणनफल क्या होता है, तो ये होता है c/a, यानी कि -2p + 5, ठीक है, बट्टा a हमारे पास क्या है 5। ये दिया हुआ हमारे पास, ये शून्य का योग आ गया, ये हमारे पास शून्यों का गुणनफल आ गया। आपको इक्वेशन में बोला क्या है, तो आपको बोला है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4 अल्फा गुना बीटा के, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ जब हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, तो -5p + 1/5, मैंने माइनस को गुना कर दिया है, बराबर आया 1/4। और अल्फा गुना बीटा क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया -2p - 5, मैंने इससे मतलब ये माइनस को इससे भी गुना कर दिया है, बट्टा क्या है 5 आया। देखिए यहाँ 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है। इसको गुना करते हैं तो -20p + 4 बराबर आया -2p - 5 के बराबर आ गया, बिल्कुल आ गया। 5 से 5 कट गया, इसको गुना कर दिया हमने 4 से, ठीक है। अब देखिए 2p को, यार ऐसा करिए, इस 2p को उधर ले जाइए, ठीक है। इधर जब ले जाते हैं और -5 को इधर ले आइए तो ये 9 बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, -2p + 20p के बराबर, यानी कि 9 बराबर आपका आया 18p के बराबर। यानी कि p की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1/2 आ गई, p की वैल्यू 1/2 आ गई। तो आपका कौन से ऑप्शन में 1/2 है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें आंसर जो है 1/2 दिया हुआ है, p की वैल्यू 1/2 आ गई। दोबारा समझ लीजिए, आपको बोला है, क्या बोला गया आपको, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। आपको बोला है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा गुना बीटा आपने निकाल लिया, -b/a होता है और ये c/a होता है। आपने सॉल्व किया, आपको इक्वेशन ये दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4 अल्फा गुना बीटा के। आपने इक्वेशन में पुट किया, आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। तो आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। आपका जो चौथा क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला गया है कि एक बॉक्स में 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए सफ़ेद ना होने का मतलब क्या हुआ कि सफ़ेद छोड़कर बाकी 2 कलर हो, यानी कि काली हो या लाल हो। मतलब देखिए प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता होता है मतलब जैसे हम लिखते हैं P ऑफ इवेंट E, मतलब ऊपर लिखते हैं फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल केस, मतलब जो आपके हाथ में है। मतलब जैसे आपको वर्षा होने की प्रायिकता चाहिए तो एक तो होगी या तो नहीं होगी, होने की प्रायिकता क्या हुई, आधी हो जाती है। वैसे ही फेवरेबल केस मतलब जो होना चाहिए, यानी कि और जो मतलब टोटल हुआ नीचे, मतलब कितना हमारे पक्ष में चीज़ है उसकी प्रायिकता ऊपर लिखते हैं और टोटल कंडीशन नीचे लिखते हैं। अब देखिए आपको बोला है यादृच्छिक रूप से गेंद निकाल जाती है, गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए हमारे पास टोटल गेंदें कितनी है, टोटल गेंदें हमारे पास कितनी है, टोटल गेंदें हैं कितनी, 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल, यानी कि टोटल हमारे पास 11 गेंदें हुई। तो टोटल हमारे पास कितनी गेंदें हैं, टोटल हमारे पास 11 गेंदें हैं।
सफेद ना होने की प्रायिकता का मतलब क्या हुआ कि सफेद छोड़कर बाकी जो तो कलर है वो हो, यानी कि 2 काली या 3 लाल हो तो टोटल फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी। तो मैं फेवरेबल को एफ से लिख देता हूँ कि फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी, तो फेवरेबल कंडीशन 5 होगी, क्योंकि सफेद ना होने की चाहिए ना हमें। सफेद ना होने का मतलब क्या हो, जो सफेद छोड़कर वो है, तो 5 उसकी होगी। तो हमें प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो 5/11 हमारा आंसर आएगा। मतलब सफेद ना होने की प्रायिकता क्या होगी 5, और टोटल केस कितने 11, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। समझ लीजिए आप, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, मतलब सफेद ना होने की 5/11 आंसर आ जाएगा। तो आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। आपका जो 5वां क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है, ठीक है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम होती है, तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए आपको सबसे पहले बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या का योग 6 है। सबसे पहले ऑप्शन में चेक कर लीजिए, तो आपको ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा, इसमें चेक करिए 51, 15, 24, 42 सभी संख्याओं का अंकों का 6 है, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़िए, कभी कभार होता है कि अंकों का 6 नहीं होता तो वो ऑप्शन पहले कैंसिल हो जाएगा। आपको बोला है कि यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम होती है। इसका मतलब जो हमारी पहली संख्या है, जो मूल संख्या, वो कम होगी, बिल्कुल सही, कम ही होगी। देखिए आपको बोला है कि प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम है। इसका मतलब मूल संख्या क्या होगी, मूल जो संख्या होगी वो आपका कम होगा और नई संख्या जो होगी वो ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। कम होगा और ये बड़ा होगा। देखिए आपको ऑप्शन में पहला दिख रहा है 51 और दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है 15, मतलब दोनों संख्या आपस में उल्टा हुआ है। आप देखिए ये बड़ी संख्या तो आंसर होगा नहीं, यानी कि छोटी संख्या आंसर हो सकता है। आप चेक करिए, अगर हम इसका 15 का 2 गुना करते हैं तो 15 दूनी 30, इसमें 6 करने पर 30 बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चेक करिए 24 और 42 में, अब देखिए अब इसमें क्या हुआ, ये दोनों ऑप्शन पहले कैंसिल हो गए। अब ये देखिए मूल संख्या कम होगी, यानी कम वाला होगा, बड़ा तो होगा नहीं, इसका मतलब मूल संख्या छोटा होगा, ये 42 तो होगा नहीं, यानी इसका 42 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 24 ही होगा। आप करके चेक भी कर सकते हैं, अगर 24 का 2 गुना करते हैं 48 हुआ, 48 में अगर हम 6 माइनस करते हैं तो 42 आ रहा है, बिल्कुल जी आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग कोशिश करिए कि इसको ऑप्शन से ही करिए, बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। वैसे तरीका भी ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे ऐसे करेंगे 10x + y बराबर ऐसे करेंगे 10y - x, ऐसी वाला करेंगे आप लोग, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग, मैं इसको बताने के लिए। लेकिन ये तरीका मत करिए, ऑप्शन से करिए, बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। तो आते हैं फिर छठे क्वेश्चन पे। आपका जो छठा क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि एक वस्तु को 1360 के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। मतलब जो 1360 रुपये है वो 15% की हानि पर बेचा गया, इसका मतलब ये 85% के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ क्रय मूल्य 100% होता है। अगर वो हानि कमा रहा है तो क्रय मूल्य पर कमाएगा, तो 100% अगर क्रय मूल्य होता है तो वो हानि कमाएगा, यानी 85% 1360 के बराबर है। तो 1% क्या आएगा, तो 1% हम निकाल लेते हैं, 1360/85 करने पर 1% हमारा आ रहा है 16 के बराबर, ठीक है। यानी कि 100% हमारा क्या आएगा 1600 के बराबर, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 1600 रुपये हमारा आ गया है। इस क्वेश्चन में आपको बोला है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह वस्तु कितने मूल्य पर बेचनी चाहिए। इस पर 10% का उसे लाभ कमाना, यानी कि इसे 110% में बेचेगा। 100% अगर 1600 है तो 110% हम निकाल लेते हैं। 110% कितना आना चाहिए हमारा, देख लीजिए आप लोग, तो आएगा कितना 1600/10/100 इंटू 110 आएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 16 गुना 110 हमारा आंसर आएगा, जो कि होगा 1760, जो कि आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। 1760 इसका सही आंसर होगा। दोबारा समझ लीजिए कि एक वस्तु को 1360 बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी 85% पर इतने बेचता है। आपने 100% निकाल लिया, फिर 10% आपने 10% ज़्यादा निकाल लिया, यानी 110% निकाल लिया, आपका आंसर 1760 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये आपका कौन सा क्वेश्चन होगा, ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इसमें आपसे बोला गया है कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर घूमता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको एक याद रखना है कि चक्कर गुना परिधि, ठीक है। चक्कर गुना परिधि आपका दूरी के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चक्कर हमारे पास कितना दिया हुआ है, चक्कर हमारे पास 7000 चक्कर दिया हुआ है, ठीक है। परिधि क्या होती है कोई वृत्त की, तो परिधि होती है 2πr होता है, ठीक है। और दूरी आपको 11 किलोमीटर दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग। तो 11 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 11000 मीटर हुआ आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, चक्कर गुना परिधि बराबर दूरी, ये आपका फॉर्मूला होता है। जब भी इस तरह क्वेश्चन है आप ये लगाइए, ठीक है। आप लोग पहले रेडियस निकालना, रेडियस जब निकल जाएगा हमारा, तो रेडियस के बाद हम क्या निकाल लेंगे, उसका हम व्यास निकाल लेंगे, ठीक है। तो 7000, ठीक है, गुना
2 गुना 22/7 गुना r बराबर हमारे पास कितना आया, 11,000 के बराबर है। आप सॉल्व करिए तो 1 2 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ठीक है। हमारा 7 से 7 कट जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या होगा यहाँ से 2 पाई r, जैसे ये 22 से यानी कि एक दूनी दूनी से कट जाएगा इससे, तो हमारा रेडियस कितना है, रेडियस हमारा आएगा वो हमारा आएगा कितना आएगा 1/4 आ जाएगा रेडियस, ठीक है। 1/4 मीटर हमारा रेडियस आ जाएगा, तो हमारा रेडियस 1/4 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए रेडियस 1/4 आने का मतलब क्या हुआ कि आपका सेंटीमीटर में रेडियस क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कि इसका व्यास क्या होगा। व्यास का मतलब क्या हुआ 2r निकालना है आपको, यानी कि रेडियस का दोगुना निकालना है। तो रेडियस का दोगुना यानी व्यास जो आपका आएगा वो कितना आएगा, वो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि रेडियस जो होता है रेडियस होता है व्यास का आधा। तो व्यास क्या आएगा, रेडियस का दोगुना करने पे व्यास आ जाएगा। आपका व्यास कितना आया 50 सेंटीमीटर, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान तरीका है चक्कर गुना परिधि बराबर दूरी के। आप सॉल्व करिए, आप रेडियस निकालिए, फिर रेडियस से आप 2r निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। आपका जो 8वां क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है, यानी कि आयु का जो औसत है वो 14 वर्ष है। उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। तो बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले 9 बच्चों की मध्य आयु 14 वर्ष है, तो हम टोटल आयु निकाल लेते हैं, फिर दादा दादी की आयु जोड़ के टोटल जितने आदमी होंगे उनसे भाग दे देंगे। तो कैसे करेंगे, तो 9 बच्चों की आयु कितनी है 14 वर्ष है मध्य आयु, यानी कि जो 9 बच्चों की टोटल आयु, यानी कि 9 बच्चों की टोटल जो आयु होगी वो कितनी होगी, 9 बच्चों की टोटल आयु होगी 14 गुना 9, यानी कि 126 वर्ष 9 बच्चों की टोटल आयु आ गई, ठीक है। आपको दादा दादी की आयु क्या दी हुई है, दादा की आयु आपको 71 वर्ष दी हुई है और दादी की 67 वर्ष दी हुई है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे टोटल जो हमको औसत निकालना है, सभी परिवार की औसत आयु निकालना है हमको। तो उसके लिए कैसे करेंगे, टोटल आयु बच्चों की 126 वर्ष, ठीक है। फिर दादा की आयु प्लस दादी की आयु और प्लस कितने आदमी हैं, तो 9 बच्चे हैं प्लस 2 दादा दादी, एक ये और दूसरे ये, तो टोटल होंगे तो 9 और 2 11 टोटल भाग दे देंगे। तो इनको जब हम भाग देंगे तो इनको जोड़ लीजिएगा आप और 11 से भाग दे दीजिएगा, तो आपको आंसर 24 वर्ष आ जाएगा। यानी पूरे परिवार की 9 बच्चों सहित दादा दादी की जो औसत आयु होगी हमारी कितनी होगी 24 वर्ष होगी, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप लोग समझ लीजिए, दोबारा आसान क्वेश्चन है कि 9 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो हमने 9 बच्चों की टोटल आयु निकाल दी प्लस दादा दादी की आयु हमने जोड़ के टोटल आदमियों से भाग दी, हमारा आंसर बी आ गया। तो आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। आपका जो 9वां और लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन जो होगा वो आपको होमवर्क में दिया जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो 9वां और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें आपसे बोला गया है कि एक पुरुष और एक महिला की कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में करते हैं। मतलब एक जो पुरुष हुआ, एक पुरुष और एक महिला किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो एक 8 दिन में करता है और महिला 12 दिन में करती है, ठीक है। आपसे बोला है कि दो पुरुष हुए, ठीक है, प्लस 3 महिला उसी काम को कितने दिन में करेगी, मतलब एक कार्य को कितने दिन में कर पाएगी, ठीक है। अब देखिए पुरुष कितने दिन में करता है, एक पुरुष 8 दिन में करता है, महिला कितने दिन में 12 दिन में करती है, यानी कि ये तो समय हो गया, समय हुआ लिए दोनों लिया गया समय हुआ, तो मतलब टोटल कार्य कितना होगा, तो इसका जो हम एलसीएम लेंगे तो 24 हुआ, यानी कि 24 जो है वो क्या है टोटल कार्य हमारे पास है कि टोटल 24 कार्य है। अब उनकी दक्षता क्या आ गई, मतलब टोटल काम करने के लिए समय ले जाता है, तो अब देखिए उनकी दक्षता क्या आ गई, मतलब वो एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, तो 8 या 24, यानी कि पुरुष जो है एक दिन में 3 कार्य कर सकता है और महिला एक दिन में 2 कार्य कर सकती है। देखिए ये दक्षता आ गई हमारे पास, यही आ गई, ठीक है। मतलब एक दिन में पुरुष 3 कार्य करता है और महिला कितना 2 कार्य करती है। देखिए अब 2 पुरुष कितना कार्य करेंगे, तो देखिए एक पुरुष करता है 3 काम, तो 2 पुरुष कितने करेंगे, 2 पुरुष करेंगे 6 काम, ठीक है। और 3 महिला, एक महिला करती है अगर एक दिन में 2 काम, तो 3 महिला कितना करेगी 6 काम, यानी कि 2 पुरुष प्लस 3 महिला एक दिन में 12 काम कर देगी, ठीक है। अब देखिए टोटल कार्य हमारे पास कितना दिया हुआ है, टोटल कार्य हमारे पास दिया हुआ है 24 हमारे पास टोटल कार्य है, और एक दिन में 2 पुरुष और 3 महिला द्वारा लिया गया समय 12 होता है, यानी कि जो हमारे पास अभी जो समय लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, 2 दिन का समय लिया जाएगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। दोबारा समझ लीजिए कि किसी कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिया गया समय 8 दिन, महिला द्वारा लिया गया समय 12 दिन, दोनों की कार्य क्षमता क्या आ गई,
कार्य क्षमता जब हमने निकाला तो हमारे पास टोटल कार्य आ गया। टोटल कार्य को जब मैंने भाग दिया 8 से तो 3 हमारे पास कार्य क्षमता, मतलब एक पुरुष 3 काम करता है एक दिन में और एक महिला 2 काम करती है। तो हमने यहाँ सॉल्व किया 6 पुरुष, मतलब 2 पुरुष 6 दिन में काम करेंगे और 3 महिला 6 दिन में, मतलब 12 दिन में एक काम को 12 दिन में कर देते हैं। तो ये 24 दिन 2 दिन हमारे पास आंसर आ गया। और इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। आप लोग मेहनत करते रहिए क्योंकि ग्रुप डी का परीक्षा होने वाला है। एसएससी जीडी का 16 तारीख से स्टार्ट है और एसएससी जीडी का खत्म होने के बाद मुझे जितना अंदाजा है कि नोटिफिकेशन जरूर आएगा ग्रुप डी से रिलेटेड। तो आप लोग रेगुलर रहिए, बाकी मैथ और न्यूमेरिकल का वीडियो देखते रहिए, वो भी आपको रेगुलर मिलेगा। तो आते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।